नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ एक खास कार्यक्रम। अब ये ऐलनाबाद बाई इलेक्शन है और नजरें सबकी पूरे हरियाणा की इस बाई इलेक्शन पे टिकी है। हमने कहा एक पंचायत तो होनी चाहिए, तो स्वागत कीजिए ऐलनाबाद की महापंचायत में सबसे पहले मेहमान बीजेपी, हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और हरियाणा बाई इलेक्शन के प्रभारी सुभाष बराला जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बराला जी का। बहुत बहुत स्वागत है। आइए, ये कुर्सी है, सत्ता वालों के लिए तो एक कुर्सी रखनी पड़ती है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये ऐलनाबाद की महापंचायत है जी। मैं ये सोच रहा था कि ऑन है सर, हमारा सिस्टम में सब ऑन रहता है। शशि रंजन जी का सिस्टम हमेशा ही ऑन रहता है। जी जी। मैं ये सोच रहा था कि 7 साल आपको हो गए प्रदेश में। जी। पहले तो 2-4 गिने चुने ही चंडीगढ़ पहुंच पाते थे, जी, है ना। उसके बाद भी जब बाई इलेक्शन होता है तो आपको सर्च ऑपरेशन करना पड़ता है, टैलेंट हंट करना पड़ता है कि अड़ोस में, पड़ोस में, श्रीलंका में, कहीं पांडिचेरी में कोई आदमी मिल जाए जिसको हरियाणा लाके चुनाव लड़वाया जाए। देखिए शशि रंजन जी, संगठन को जो हम चलाते हैं, संगठन के अंदर कार्यकर्ता को हम बूथ स्तर से तैयार करते हैं। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक विचार है, एक राजनीतिक दर्शन है, एकात्म मानव दर्शन, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जो लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अपने अपने विचार के आधार पर चलती है। तो उसी प्रकार का एक नया राजनीतिक विचार हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूरी दुनिया को दिया, जिसको हम एकात्म मानव दर्शन कहते हैं। और जो हमारी मूल संस्कृति है इस देश की, उसके आधार पर दर्शन वो होता है। तो जब संगठन की बात आती है, संगठन को हम उस विचार के आधार पर तैयार करते हैं। और जब चुनाव आता है जी, तो बाहर से ले आते हैं। हाँ, मैं आपकी बात का जवाब बाकी बूथ वाले तो पेट्रोल की पर्ची और खाने की पर्ची काटते रहते हैं और चुनाव आप फिरंगी को लाके लड़वा देते हैं। मुझे लगता है कि सवाल एक बार हो जाए, वो रिपीट ना हो, उसका जवाब आ जाए। एक सवाल और कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कि सड़क पे ही रहे, बाईपास पे ना जाए। वो ठीक है, बाईपास बिल्कुल नहीं जाएगा। हमारा संगठन बूथ से लेकर के और प्रादेशिक स्तर तक ऐसे विचारवान कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा है। एक एक कार्यकर्ता हमारा विचारवान है। हम ऐसे कार्यकर्ता जो हमारा विचार भी समझते हो और जिताऊ भी हो, अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, समाज को समझने वाले हों, सामाजिक ताना बाना है उसको साथ लेकर के चलने वाले हों और जीत सुनिश्चित करने वाले हों। ऐसी जो खूबियां होती हैं, वो उम्मीदवार, चाहे वो बाई इलेक्शन है चाहे वो जनरल इलेक्शन है, उस इलेक्शन के हम अंदर उसको लेकर के जाते हैं। देखिए आप उसको क्या कहेंगे, देखिए उसको आप क्या कहेंगे, जिताऊ, ये आप कितने शब्द कहेंगे, ये आपके अपने शब्द हैं जी। मैं एक बात कह रहा हूं, हमारी लोकसभा के अंदर पिछले 7 साल से सरकार चली है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हरियाणा के अंदर हमारी सरकार चल रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। आप जिस भी प्रकार का अलंकरण हमारे चुनाव लड़ने वाले या जीत करके जाने वालों को दे रहे हैं, वो जनता भी देख रही है कि जो चुनाव जीत करके जाने वाले लोग हैं, आप उनके लिए किस किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जिनको आप तथाकथित संज्ञा विशेषण जो भी दे रहे हैं, वो लोग विधानसभा लोकसभा में चुन करके जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर। तो फिर वो इस एक देश में एक विधान, एक संविधान, एक निशान का नारा बुलंद हो, वो काम करते हैं कि नहीं। फिर वो जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पारदर्शी शासन युवाओं को, जो खास करके बेरोजगार युवा हैं, उनको नौकरी देनी है, तो वो मेरिट के आधार पर नौकरी उनको मिले, ये काम
हमारी सरकार जब करती है वो साथ खड़े होते हैं कि नहीं होते। जब गरीब के कल्याण की बात आती है, किसान के कल्याण की बात आती है, वो चुनकर के गए हुए नुमाइंदे हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ किसान और गरीब कल्याण में खड़े रहते हैं कि नहीं रहते। आप मेरे को इस बात का, इस सवाल का जवाब दे दीजिए जरा थोड़ा सा। तो ये आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि जब आप कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो गोविंद जी के बारे में भी ये सब रिसर्च कर लिया होगा आपने, क्योंकि बूथ लेवल वाले तो वो है नहीं आपके यहाँ। बिल्कुल किया। 3 तारीख को पार्टी ज्वाइन कराया, 7 तारीख को टिकट दे दिया, तो ये सब R&D कर लिया था आपने? देखिए एक बात, क्योंकि मुझे एक दृश्य याद है, विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ा पिक्चर वायरल हुआ था जिसमें स्थानीय MP एक विधायक को चॉपर वॉपर कुछ टाइप की चीज लग रही थी अंदर। अब तो अंदर क्या था पता नहीं, अब गाड़ी चॉपर की तरह था या क्या था, वो लेकर के जा रहे थे, बहुत तरह की चर्चा हुई थी। उसके बाद फिर वो पता नहीं बीच में लैंड कर गया या कहाँ किया वो पता नहीं। तो गोविंद जी के बारे में जब आपने इंपोर्ट किया तो आपने कर लिया था, या मैं कड़वा सवाल करूं, आपके पास कोई कैंडिडेट था ही नहीं लड़ने के लिए, इसलिए आपको सिरसा में गोपाल कांडा ब्रदर्स का सहारा लेना पड़ा? देखिए एक बात तो मैं कहूँगा, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे लिए जब विधानसभा के अंदर सीटों की गिनती होती है तो चुनाव लड़ने वाला किस प्रकार का व्यक्तित्व का धनी है, उसके साथ साथ चुनाव जीतने की संभावना ये जरूरी होती है। और जहाँ तक आपने गोविंद जी के बारे में कहा, देखिए ये कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के बाद तो ऐसा हुआ नहीं कि लगभग 4000 से ज़्यादा कन्याओं की शादी इन्होंने इस थोड़े से समय में करवा दी हो। ये भारतीय जनता पार्टी में उनके आने के बाद से तो हुआ नहीं कि बाबा तारा की कुटिया में बैठ कर के किस प्रकार से वो जनसेवा का काम करते हैं। ये हमारी पार्टी में आने के बाद तो हुआ नहीं, जो वो भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले भी करते थे, वर्तमान में भी कर रहे हैं और शशि जी भविष्य में भी करेंगे। इसलिए हमारे उम्मीदवार के ऊपर किसी प्रकार की तो मतलब R&D उठाई नहीं जा सकती। R&D उतना ही करते हैं जितना आपको अच्छा लगता है। देखिए चश्मा उतना ही हमें अच्छा नहीं मतलब लगता। अब उतने ही दूर देखते हैं जितना आपको देखना है। हमें अच्छा अगर देखना है तो पूरा देख लीजिए ना, भविष्य, इतिहास, भूगोल। वही मैं कह रहा हूँ कि केवल हमारे देखने से कुछ नहीं होता, आईना और चश्मा जनता का भी है। ठीक है। अच्छा, ये चुनाव बीजेपी लड़ रही है, जेजेपी लड़ रही है, या क्या है, एक हलोपा लड़ रही, कौन लड़ रही है चुनाव? देखिए ये चुनाव आपको भी पता है और आपके माध्यम से मैं, आपको तो पता ही है कौन लड़ रहा है, लेकिन नहीं आपको पता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से, पहले तो मुझे लग रहा था कि बीजेपी लड़ रही है। मैं शशि जी, मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर को, आपके दर्शक हैं उनको बता देना चाहता हूँ जी, ये उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का हमारा साझा उम्मीदवार है। अच्छा, ये गठबंधन 2 ही लोगों का है? देखिए हमारे बीजेपी और जेजेपी, देखिए हमारा 2 दलों का गठबंधन है। अच्छा। और तीसरी पार्टी के मुखिया का छोटा भाई है। अच्छा, इसको किस प्रकार के गठबंधन का नाम देंगे? मैंने तो मेरा बता दिया, बाकी आप जो नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैं तो ये बंदिश नहीं है आपके ऊपर। बंदिश तो सर आप लगाएंगे भी तो आपको पता है कि मैं मानने वाला तो हूं नहीं सर, मेरे को पता है, ये तो आपको पता है। मैं एक बार स्टेटमेंट, अभी मैं कहीं घूम रहा था इलाहाबाद में, तो किसी ने मुझे कहा, मतलब उस पर मेरी नज़र नहीं गई थी, तो मुझे किसी गांव में एक आदमी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने या किसी ने कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह दिया होगा कि बीजेपी और जेजेपी का संबंध कैसा है, तो उन्होंने कह दिया होगा कभी कि पति पत्नी की तरह है। तो मुझे इलाहाबाद गांव में ये कोई कह रहा था कि देखिए पति पत्नी वाला संबंध है और एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो गई है, लोकपा। तो ये पति पत्नी तो थे ही, एक बेटा भी आ गया 2 साल में। मैं तो समझ रहा था कि हनीमून ही चल रहा है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, ये तो पति पत्नी के बाद एक बेटा भी आ गया। शशि जी आप जी, और बेटा जवान भी हो गया कि चुनाव लड़ रहा है। ये हरियाणा प्रदेश है, इन कहावतों के आगे जाओगे तो बहुत सारी अब चर्चाएं यहाँ पे शुरू हो जाएंगी, आपका इंटरव्यू कहीं और चला जाएगा, डिरेल हो जाएगा। इसलिए मेरा ये आग्रह है कि उस इंटरव्यू के ऊपर ही फोकस करिए जो सवाल आपने मेरे से करने हैं। वरना तो यहाँ तो देखिए आपको पता है, आप बेशक हरियाणा के रहने वाले नहीं है, हरियाणा का हर व्यक्ति हाजिर जवाब है, और हाजिर जवाबी भी ऐसी कि वो दूसरों की बोलती बंद कर देता है। इसलिए आप यहीं पर मैं सोचने लगा कि भाई ये गठबंधन अगर होता
तो फिर तो जलसा होता, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस होते। मैं जब इलाहाबाद आया तो देखा कि दोनों भाई जो हैं कांडा ब्रदर्स वो घूम रहे हैं, बीजेपी वाले तो अब बाद में जाने शुरू हुए हैं लगातार। तो मैं यही सोच रहा था कि चुनाव कांडा ब्रदर्स लड़ रहे हैं या बीजेपी लड़ रही है या जेजेपी लड़ रही है या सब मिलकर करके पति पत्नी और वो तो नहीं, जो भी हैं तो वो सब मिलकर लड़ रहे हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं दे करके हटाऊं, अगला सवाल पे आएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। एक बड़ौदा बाई इलेक्शन हुआ था आपकी सरकार में और एक इलाहाबाद हो रहा है, मतलब पिछले चुनाव जीतने के बाद। बड़ौदा चुनाव में मीटिंग दर मीटिंग हुई। बीजेपी बोले ना मैं लड़ूंगा, जेजेपी बोले कि ना मैं लड़ूंगा। लेकिन देखिए, ये पति पत्नी वाली बात ठीक है, दोनों के बीच बीजेपी और जेजेपी में मोहब्बत ऐसी हो गई कि जो मेरे गुप्तचर हैं जासूस, वो ये बताते रहे कि बीजेपी कहते रही कि भाई तुम छोटे भाई हो हमारे जेजेपी, तुम लड़ लो, और जेजेपी बोले कि ना 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 आप बड़े भाई हैं, आप भैया हैं, आप लड़ लो। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए मोहब्बत इतनी बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे को कह रहे थे कि तुम लड़ लो, उधर वाला कहना तुम लड़ लो। ये इलाहाबाद में तुम लड़ लो, तुम लड़ लो, मतलब मैं पीछे से हूं, आप लड़ लो। ये इतनी मोहब्बत, ये मोहब्बत है या कुछ और है? मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपने कहा कि आपके गुप्तचरों ने ऐसी रिपोर्ट दी। जी, यही कहा ना आपने? और मेरे गुप्तचर चारों तरफ फैले हुए हैं, जहां एक सुरंग होता है एक ईंट हटती है खबर आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है आपके पास जी, और चारों तरफ हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, उन गुप्तचरों के ऊपर भी शायद आपको कोई गुप्तचर लगाना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो इसलिए कि एक इलाहाबाद, उसमें एक प्रभारी के 3-4 उप प्रभारी, 3-4 उप प्रभारी के 5-10 उनके भी उप प्रभारी, फिर उनके नीचे भी उप प्रभारी, मतलब प्रभारी प्रभारी प्रभारी। फिर 2-3 दिन के अंदर उधर वाले पार्टी में भी, जेजेपी में भी एक प्रभारी, फिर उसकी तरह 2-3 प्रभारी, फिर उप प्रभारी के भी कई प्रभारी, और फिर बाद में इधर अपना हो गया कि हाँ ठीक है ये कैंडिडेट हो गया, अनाउंस कर दिया। ये पवन बेनीवाल आपके कैंडिडेट थे, पिछला 2 चुनाव आपके साथ लड़े और वो ऐन वक्त पर आपके यहाँ छोड़कर वो चले गए। तो कैंडिडेट का टोटा हुआ, फिर आपने जो भी R&D किया हो, कुछ R&D के रिजल्ट्स तो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता, बोलना सही भी नहीं है, तो फिर आपने उनको ले लिया। आपको लगता है कि जो बीजेपी जेजेपी, अगर हम इलेक्टोरल हिस्ट्री देखें, जो चुनावी गणित है, जो वोट मिले हैं, जेजेपी का परफॉर्मेंस पिछली बार तो कुछ खास था नहीं। देखिए, कई गांव हैं 50-75-100 वोट में निपट गए थे। एकमात्र गांव है जहां पर एक सरपंच है, उनकी वजह से वो नंबर 2 पे रहे। हमारा जो सहयोगी दल है, सहयोगी दल का भी अपना एक संगठनात्मक उनकी रचना होती है। रचना के हिसाब से कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियां लगाते हैं। और जहां तक आपने उम्मीदवार की बात की, पवन बेनीवाल की, देखिए 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 2 बार चुनाव लड़वाया, और चुनाव जो लड़वाया, जो 2014 का चुनाव लड़वाया, पहली बार हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। और इस क्षेत्र में, इस जिले में कोई हमारी सीट नहीं आई। इस कारण से यहाँ से और जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता थे, उनके साथ साथ पवन बेनीवाल को भी सरकार के अंदर चेयरमैन की जिम्मेवारी देकर के इस क्षेत्र के विकास में एक कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाएगा, इस बात का प्रयास हमारी तरफ से हुआ। और पूरा मान सम्मान उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और उसके बाद वो व्यक्ति क्या करता है, ये उसकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये बाई इलेक्शन जो है, जैसे मैंने पहले बताया, कार्यकर्ता को हर तरह से उसका आकलन करते हुए हमने गोविंद कांडा को हमारी पार्टी का, गठबंधन का, उसको उम्मीदवार बनवाया। और अब आप भी जानते हैं, आपके जासूसों की रिपोर्ट भी आपके पास है कि हमारे उम्मीदवार ने यहाँ पर जिस प्रकार का हमारे पार्टी और गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के जिस प्रकार का एक चुनावी माहौल बनाया है, उसके आधार पर वो व्यक्ति जिसको इस्तीफे की जरूरत भी नहीं थी, और वो कहता था मैं इस्तीफा दूंगा तो मैं दोबारा से इस क्षेत्र में नहीं आऊंगा, आज उसके हालात किस प्रकार के हैं, ये मेरे से ज्यादा आप और आपके जासूस जानते हैं इस बात। उस मसले पे भी आऊंगा, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं
कि तब भी पवन बेनीवाल को आप लोगों ने 2014 के पहले इंपोर्ट ही किया था। वो आपके बूथ वाले कार्यकर्ता तो थे नहीं। 2 इलेक्शन आपके यहाँ लड़े, फिर चले गए, फिर इसके बाद बाई इलेक्शन है, फिर इंपोर्ट किया। कई बार मैं ये सोचता हूं कि बीजेपी को मैं संगठन के तौर पे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पार्टी मानता हूं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन का समय आता है तो आपके यहाँ इंपोर्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये कल्चर है। और जो आप कह रहे थे कि बहुत सारे अलंकार वाले शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गौर करना भूल गए थे। जब आप खुद ही कह रहे थे तो कह रहे थे कि जिताऊ भी एक कोई कौन जीत सकता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जिताऊ कैंडिडेट। लेकिन ये इंपोर्ट करने वाला जो कल्चर है, जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो बेचारा हर बार पेट्रोल और खाने की और चाय की पर्ची ही काटता रह जाता है। वो डेवलपमेंट तो हो नहीं पाता है। एक इंपोर्ट किया, वो चले गए, दोबारा इंपोर्ट किया आपने। देखिए शशि जी, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मैंने बात कही थी, आपका पूर्व का एक सवाल था, वो भी शायद यही था। शायद आपके सवाल में कहीं न कहीं कोई दिक्कत है तो आप देखेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए निश्चित उन सवालों से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल फंडा सब क्लियर है। हाँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बेशक जिसको आपने आयातित शब्द कहा वो हो, लेकिन हमारा विचार कभी आयात नहीं हुआ। बताइए मेरे को जरा। नहीं ठीक है, तो फिर मैं वही बात कह रहा हूँ। देखिए शशि जी, मैं वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो फिर हम नया कार्यकर्ता जब हम चुनाव के अंदर लड़ाते हैं, वो विधानसभा लोकसभा के अंदर जाता है, तभी फिर ये संभव हो पाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना एक एक किया हुआ वायदा, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके बलिदान के ऊपर जनसंघ खड़ा हुआ था, जिसका विचार आज भारतीय जनता पार्टी लेकर के चलती है, उस दल की विचारधारा के अंदर जरा भी परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, आप देखिए, गौर करके देखिए। आप एकदम गौर कर रहा हूं सर, मैं तो अभी वाला भी गौर करता हूं, पीछे वाला भी गौर करता हूं। हमारा जो संगठन का कार्यकर्ता, जिसको आप अपनी चिकोटी काटी ना अपनी बात में, संगठन के कार्यकर्ता को, संगठन का कार्यकर्ता बैठा का बैठा रह जाता है। ये अगर भाव कार्यकर्ता का पूरा किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का भाव हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उसी विचार को लेकर के किया। हमारा विचार जरा भी दाएं से बाएं नहीं हुआ है। तो ये इसलिए कार्यकर्ता को चिकोटी काटने की बात आप छोड़ दीजिए। कार्यकर्ता हमारा विचलित होने वाला नहीं है। कह रहा हूं तो सारे पर्ची काटने वाले देखिए कितना खुश हैं। एक बार उधर भी नजर घुमा करके देख लीजिए। मैं कह रहा हूं तालियां बजती हैं जब आपकी बात के सवाल, आपका सवाल का जवाब आता है तो। अच्छा, ये ताली अभी आ गई ना। अभी देखिए, अगर मैं पर्ची वाली दोबारा बात कर दूं तो कोई बात नहीं, कितनी जोरदार ताली बज जाएगी। चलिए ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि इस चुनाव में, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये जरा समझना चाहेंगे कि ये सबका साथ और सबका विकास वाली सरकार है, उसका ही कैंडिडेट है, लेकिन 5 नेता के ऊपर 5000 पुलिस फोर्स लेकर के आपको घूमना पड़ रहा है। बराला साहब, ये सबका साथ सबका विकास ये वाली सरकार है जी। ये लगता है पुलिस वालों का भी साथ लिया हुआ है आपने जी। गांव में 5 आदमी जाते हैं और 5000 पुलिस साथ में जी। पब्लिक से ज्यादा तो वहां सिर्फ वर्दीधारी वाले दिखते हैं। ये कैसा, देखिए, ये कैसा खौफ है? देखिए, खौफ नहीं है जी। खौफ को तो हम लोग 7 साल पीछे छोड़ करके आए हैं जी। जब हरियाणा में चुनी हुई सरकारें होती थी, कभी कंडेला होता था, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, महम हुआ, कभी मैम हुआ, जो हुआ वो हुआ, हुए ना। कभी तो सपनाड़ी पूछा जाएगा, कभी कादमा हुआ जी, कभी पिरथला हुआ जी, कभी करनाल हुआ। हमारी सरकार वो भी जोड़ते चलिए ना। मैं जवाब दूंगा ना जी। आप अपने शब्द मेरे मुंह में थोड़ा सा कम डालेंगे तो जवाब थोड़ा ठीक आ जाएगा। मैं तो अपने वाले में ही रहेंगे तो मेरा जवाब नहीं आ पाएगा। जैसे सवाल कितने कंडेला, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, सब जोड़ते चलिए, करनाल जोड़ते चले जी। करनाल को थोड़ा अलग रख करके मैं आपसे बात करूंगा ना जी। ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाली सरकार है जी। ये डिक्टेटरशिप लोग चलाने वाले लोगों की सरकार नहीं है। इस सरकार को भी, चाहे हमारी केंद्र सरकार की बात कर लें, हरियाणा सरकार की बात कर लें, कितने ही ऐसे मौके आए
जैसे आपने करनाल की बात की कि पुलिस प्रशासन को उकसाने का काम किया गया किसान आंदोलन की आड़ में। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, हमारे देश का, हरियाणा का किसान ऐसा नहीं है जैसा उसको दिखाया जा रहा है। कुछ तथाकथित राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। ये सुरक्षा किससे चाहिए आपको? देखिए, मैंने एक बात आपको कही है कि कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक लोगों ने एक माहौल खराब करने का प्रयास किया है। ये माहौल खराब ना हो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था है। ये सिर्फ बीजेपी के लोगों को, जेजेपी के लोगों को और कांडा जी को, सिर्फ इनको सुरक्षा चाहिए या बाकी लोगों को भी चाहिए? कि जिसको भी जरूरत का एहसास होगा, सुरक्षा की जरूरत का महसूस होगी जरूरत, चाहे कोई भी है, उसको उपलब्ध करवाई जाएगी। आप मांग के देख लीजिए, अगर आपको कोई थ्रेट इस प्रकार की आती है तो सरकार तो आपको भी उपलब्ध करवाएगी शशि जी, इसमें कहीं कोई दो राय थोड़ी है। तो मतलब आप लोगों को थ्रेट है? नहीं, आपको अगर है, आपको नहीं है ना। मुझ तो अकेले गाड़ी से घूमता हूँ सर, तो अच्छी बात है, किसी को भी ना हो। हाफ पैंट पहन करके इलाहाबाद घूमता रहता हूँ, तो अच्छी बात है ना। अब मैं सरकार वाला आदमी तो हूँ नहीं कि सर आगे जिप्सी पीछे जिप्सी। ऐसा हमारा देश आप है, जहाँ जा अगर रहे इसमें जनता को गुम ना करने वाले लोग अगर अंदर से डर निकल जाएं, तो मैं कहता हूँ आपकी तरह सब लोग घूम सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप भी घूमिए ना, किससे डर है ये मैं समझना चाहता हूँ, किससे डर है? मैंने बताया ना, खुल के बोलिए ना सर। बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, कोई दबाव नहीं है, कोई छुपाव नहीं है, कहीं कोई पर्दा नहीं है बीच में जी। हमारे कुछ जो किसान संगठन, जिनको आज से नहीं देख रहे हम, हाँ। किसान संगठनों को हम छात्र जीवन से देख रहे हैं। हमने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी देवीलाल जी, हर एक ऐसा किसान नेता उनको हमने देखा है, काम करते देखा है, किस प्रकार से जनता का भला चाहते हैं और किस प्रकार के वायदे, किस प्रकार के इरादे उन लोगों के थे, वो देखे हमने। आवाज उठती रही, लेकिन किसी भी सरकार ने ऐसे किसी बड़े किसान नेता की बात को नहीं माना। लेकिन कुछ राजनीतिक दल जो सोचते हैं, करे तुम तो सदा सदी किसानों के नाम की राजनीति करते रहे, अगर ये मोदी साहब, मनोहर लाल जी ये किसान का भला कर गए तो तुम्हारी ये राजनीति किसान के नाम पर खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने किसान को बहकाना शुरू किया और जो उपद्रव करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं किसान नहीं, वो कुछ दलों के राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं। किसान तो आंदोलन में अपना शांति प्रिय तरीके से लगा रहता है, तो ये वो किसानों को बदनाम करते हैं और किसान भी उनको धीरे धीरे करके पहचान रहे हैं और उनको अपने अंदर से बाहर भी निकाल रहे हैं। तो इलाहाबाद में और ऐसे लोग जो माहौल खराब कर रहे हैं, सुरक्षा की बात थी, मैं बात पूरी कर देता हूं, ये सुरक्षा की बात थी। ऐसे तत्व जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, केवल उनके चलते हैं, बाकी नहीं है। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। तो और क्या है फिर? सरकार आपकी है, उठाइए, अंदर कीजिए। तो आप तो इसका मतलब यही चाहते हैं ना? अरे आप यही चाहते हैं वो किसान, आप शशि जी, आप जो वो राजनीतिक दल हैं विरोधी, इस समय इस लाइन में आपने उनकी बात को प्रकट किया है, उन्हीं की बात बोली है। आप भी यही चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं, लेकिन हम इस झांसे में आने वाले नहीं है। कुल मिलाकर के मुक्ति बात ही है। गांव में एंट्री अब हो रही है, सहूलियतें हो गई है, हो रही है, जा रहे हैं अब आप लोग करके हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे किसान भाई हैं, उनको वहां गांव के लोग ही कह देते हैं, भैया अपनी बात कह दो, जितनी कहनी है, बात खत्म हो जाती है। बस कि बराला साहब हर गांव के अंदर एंट्री है। बीजेपी के इतने सीनियर लीडर्स यहाँ पर हैं, मतलब अगर दिक्कत नहीं है तो उनको बुला करके अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर की जा सकती है। आप जानते हैं कितनी बैठकें हुई हैं केंद्रीय मंत्री जी के साथ? आप जानते हैं 11 दौर की तो मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, 1-2 दौर की अधिकारियों के स्तर की भी बैठक हुई है। लेकिन जो एक पूरी ताकत है, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो किसान को गुमराह किए हुए हैं, वो इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, किसान के धीरे धीरे करके समझ में चीजें। तो इलाहाबाद में भी जो एक माहौल बना हुआ है या जो दिख रहा है या जो है, वो भी आपको लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? और चाहे मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, मैं यहाँ 2 ऑपोजिशन, आपके हिसाब से 2 ऑपोजिशन है, INLD और कांग्रेस, तो ये इनके द्वारा प्लांट किया हुआ ये सब कुछ है जिसकी वजह से आपको इतना प्रोटेक्शन लेके चलना पड़ता है। देखिए, किसान अपनी बात कहने के लिए आते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां जहां भी उपद्रव हुआ है वहां पर आप देख लीजिए, चाहे इलाहाबाद में 1-2 लोगों ने हमारे कुछ नेताओं की गाड़ियां रोकने का प्रयास किया, सीधा सीधा है कि वो INLD के दूसरे दलों के पदाधिकारी हैं,
किसान तो अपना प्रोटेस्ट करके चला जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है किसी के साथ झगड़ा करने का। हमारे हरियाणा प्रदेश का किसान झगड़ालू नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये स्थापित करना चाहते हैं तो कुछ विरोधी राजनीतिक दल करना चाहते हैं, जो कि हरियाणा की जनता कदापि उनकी इस मंशा को कामयाब नहीं होने देगी। तो विशुद्ध तौर पे ये मान लो कि जो कुछ हो रहा है ये INLD और कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। देखिए, मैंने कुछ घटनाएं जो आपने कही है ना, वो घटनाएं वो इंडिकेट करती हैं, वो करती हैं। ठीक है, चलिए मैं एक और सवाल की तरफ आगे बढ़ता हूं, उसके बाद फिर दोनों अपोजिशन के जो लोग हैं, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस और INLD, वो जो कहते हैं मैं उस पर भी आपका जवाब चाहूँगा। कई बार इस बार जब मैं खास के एलनाबाद घूम रहा था तो लोग पिछले चुनाव का जिक्र कर रहे थे। कई जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे थे कि पवन बेनीवाल कैंडिडेट थे और प्रधानमंत्री का, मोदी जी का कार्यक्रम एलनाबाद में हुआ तो इस पूरे इलाके में असर पड़ना चाहिए था। उसके पहले लोकसभा चुनाव हुआ, आपकी यहाँ से कैंडिडेट जो थी वो जीती और MP बनी, अच्छे मार्जिन से जीती, और उसके बाद तुरंत विधानसभा चुनाव हुआ। 5 की 5 सीटें जो सिरसा की हैं वहाँ आपको मुंह की खानी पड़ी। बहुत ही मतलब एक आध दो को छोड़ दें तो बाकी जगह परफॉर्मेंस बहुत जीरो रहा, और वो भी तब जब आप प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका जलवा पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में है, उनको ला कर करके आपने यहां पर कैंपेन, प्रचार, रैली करवाई, उसके बाद और फिर ये बाई इलेक्शन है। ये सोचा है आपने? देखिए, आपकी बात ठीक है, लोकसभा में हम लोग ये क्षेत्र जीत करके गए। हमारे लिए, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे बड़ी बात थी कि हम लोगों ने एक समय के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का काम किया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। और देश के प्रधानमंत्री जी की रैली कहाँ होनी, कब होनी, ये जिस प्रदेश में कार्यक्रम होता है प्रधानमंत्री जी का, वहाँ की इकाई चुनाव जो हमारी संचालन समिति होती है उसके आधार पर तय होता है। अब बात आती है सीट जीतने की और नहीं जीतने की। निश्चित रूप से इस चुनाव के अंदर हम लोग 47 से 40 हुए हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कायम हुआ है वो आप भूल जाते हैं। ये तो याद रह गया आपको कि प्रधानमंत्री जी इस जिले के अंदर आए, हम कोई सीट नहीं जीत पाए, लेकिन वो चीज़ भी आपके माध्यम से जनता तक शशि जी जानी चाहिए कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी के नेतृत्व की पहली बार कांग्रेसी सरकार है जिसने लगातार दूसरी बार प्रदेश के अंदर रिपीट किया है। और ये पहली सरकार है गैर कांग्रेसी जिसने केवल रिपीट नहीं किया, पिछला जो चुनाव था 14 का, उसमें 3.5% मत जो हैं हमारे वो बढ़ा करके लिए, यानी कि 3-3.5% मतों की वृद्धि हुई है भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े में। हाँ, चुनाव की हार जीत के अंदर कई बार जो समीकरण होते हैं स्थानीय स्तर पे वो अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, इन्हीं के जो काम पिछले 5 साल के उस समय के रहे, आज के जिनको हम 7 साल के कह सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ करके आई, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता के साथ साथ हमारी सरकार और हमारे सरकार का नेतृत्व इसके परफॉर्मेंस के आधार पर ये हुआ है। ठीक है, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। INLD का सबसे बड़ा आरोप है, वो ये कहते हैं, हालांकि वो सवाल मैं आपसे कर भी चुका हूँ, वो कहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट ले आए, ठीक है, वो भी मोहब्बत है, वो इश्क है, वो होता ही है, घर के बाहर कुछ ज़्यादा ही होता है। तो INLD के जो नेता हैं और वो लोग कहते हैं, उनका जो हमला होता है, वो कहते हैं कि एक ऐसे कैंडिडेट को ले आए जो दान दक्षिणा वाले कैंडिडेट हैं और उनके बड़े भाई का अपना एक इतिहास है, कुछ मुकदमे हैं, सब लोग समझ भी रहे होंगे मैं क्या जिक्र करना चाह रहा हूँ। ये छवि बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगी। देखिए, कोई भी, जैसे आपने दान दक्षिणा की बात की, मैं कोई गोविंद जी के बारे में इस चुनाव में आने से पहले बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, थोड़ा बहुत परिचय था उनसे किसी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में मिलने के अलावा, लेकिन जब गोविंद जी की वजह से तो दिया मैं वही, आपने तो गोपाल जी की वजह से मैं जो कह रहा हूँ, देखिए हमारे उम्मीदवार गोविंद जी हैं, इसलिए गोविंद जी के ऊपर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों ने जो मत देना है वो हमारा गठबंधन और हमारा उम्मीदवार है।
ठीक है ना। मैं जो कह रहा हूँ, आपने जो बात कही उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ। ये जो इस प्रकार की बातें कहते हैं ना विरोधी दल के लोग, दान दक्षिणा देने कहेंगे वाला वो है, तो आप उनका काम सेवा है, करने आप उधर वाला कहेंगे है। वो मैं वही कहेंगे। कह रहा हूँ ना, सेवा करने वाला है। जब किसी का सिंहासन डोलता है ना, तब वो इस प्रकार की बात करते हैं। वरना तो जो व्यक्ति ये बात कहता है उसको तो अहंकार में सामने का व्यक्ति दिखाई नहीं देता था कभी। आज उसको एक साधारण सा एक समाज सेवी उसको बड़ा नेता दिखाई देता है, उसको चुनौती दिखाई देती है। इसलिए हमारे उम्मीदवार के ऊपर तरह तरह की वो अभी बातें करना उन्होंने शुरू की है। अभी तो शुरुआत है शशि जी। वो तो कहते हैं कि 20-25-30 हजार वोट तो कहीं नहीं गया, इतनी लीड होगी। आज इस घटना के बाद, यानी कि जो शब्द उन्होंने कहे हैं, इसके बाद क्या क्या वो कहेंगे ये देखना। अभय सिंह चौटाला को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इलाहाबाद और हरियाणा की जनता भी जानती है। एक बार इस प्रकार के शब्दों की शुरुआत की है, देखिए आगे क्या होता है। क्या कह सकते हैं, कुछ अनुमान? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा अनुमान। हरियाणा की जनता अच्छे प्रकार से लगा रही है। लगा रही है। जो शब्द वो कहते आए हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसलिए हम अपनी जुबान से क्योंकि अपनी जुबान से वही कह देंगे। फिर मैं तो आपसे बैठ करके एक दिन विश्लेषण करूंगा कि शशि जी वहां पर ऐसी बात हुई थी, हमारी ये शब्द हमने कहा था इस प्रकार की भी, ऐसा कह सकते हैं, वो कहे कि नहीं कहे, इस प्रकार की चर्चा करेंगे चाहे एक दिन आपसे बैठ करके। मैं तो वो बहुत सारे शब्द बोल भी नहीं पाऊंगा यहाँ, क्योंकि टेलीविजन की हमारी मर्यादा है, तो समझने वाले सब समझ रहे हैं। एक आपके साथ, इसलिए इसका मतलब आप भी वही बात समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, इसका मतलब होने वाली है वो। और हमसे और आपसे ज्यादा होशियार पब्लिक होती है। वो पब्लिक जिनके वोट से हम जीतते और हारते हैं, वो पब्लिक जिनके वोट से हम सरकार बनाते हैं या सरकार नहीं बनाते हैं, या हम बड़े नेता या छोटे नेता होते हैं, एक एक वोट का जो मालिक है आखिर में तय वही करता है। एक आखिरी पड़ाव पर है हम। इस इलाहाबाद बाई इलेक्शन, पिछले चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, एक बड़ौदा है उपचुनाव, उसके पहले एक जींद हुआ था। जींद जीतने के बाद आपके नेताओं ने क्या क्या कहा था, अगर आपको कहीं भूलते होंगे तो मैं याद दिला दूंगा। मेरे को पता है ना जी। उसके बाद फिर सब पता है मेरे को जी। उसके बाद फिर क्योंकि जीतने के बाद उसका एनालिसिस, पोस्टमार्टम, फिर बड़ौदा हुआ, है ना। उसके बाद फिर आप लोगों का एनालिसिस। अब देखिए 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को इस गठबंधन डबल इंजन वाली सरकार के 2 साल हो जाएंगे। 30 तारीख को मतदान है, 2 तारीख को काउंटिंग है, 2 नवंबर को, और 4 नवंबर को दिवाली है। तो मैं इलाहाबाद में घूम करके पूछ रहा था कि भाई मिठाई वालों के यहाँ की किस रंग की मिठाई का ऑर्डर आ रहा है। तो सब बड़ा, कोई आजकल जानते हैं खुल के बोलता नहीं है। तो खैर एनीवे, इसके रिजल्ट का एनालिसिस क्या होगा, ये ऑप्शन मैं आपको दे दूं, कौन बनेगा करोड़पति टाइप से। देखिए वो आप क्या देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन मेरे से सीधा सवाल है तो मैं दे रहा हूं, दे रहा हूं, तो उसको एक बार ले भी लीजिए तो मतलब ठीक है। उसमें से फिर चूज कर लीजिएगा कि कौन सा ठीक रहेगा। बताइए। एक तो कि ये देखिए हमारी 2 साल की जो सरकार, अगर जीत गए तो चुनाव है, पब्लिक डिसाइड करेगी, जीत और हार तो लगा रहता है। अगर जीत गए तो पहला स्टेटमेंट, सुभाष बराला जी, धनखड़ जी, ये जी, मुख्यमंत्री जी, वो जी, सब जी, ये 2 साल में जो हमारी गठबंधन की सरकार है, ऐसे ही करेंगे ना पीसी, इसी तरीके आप लोग बोलते हैं, ये हमारी सरकार के परफॉर्मेंस का ये देखिए रिजल्ट है। एक तो ये आएगा। दूसरा, ये जो लोग किसान आंदोलन कहते थे, असली किसान इलाहाबाद तो 100% ग्रामीण क्षेत्र है। 74 में 73 तो गांव है और एक इलाहाबाद है। जीत गए, ये देखिए किसानों ने मोहर लगा दी। और अगर हार गए तो ये तो देखिए, ये तो कांडा ब्रदर्स, वो तो हलोपा वाले थे, फिर तो आवाज ऐसे ही होती ना धीरे धीरे, हलोपा वाले थे। ये तो हार जो है ना वो कांडा ब्रदर्स की हो गई है। बीजेपी तो अपनी जगह पर ठीक है। आप इसमें से कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना आप अपना भी कुछ दे सकते हैं। देखिए मैं एक बात कहता हूं शशि रंजन जी, हरियाणा राजनीतिक रूप में बहुत जागरूक प्रदेश है, और इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र जिससे अभय सिंह चौटाला प्रतिनिधित्व करते रहे इस्तीफा देने से पहले इस विधानसभा क्षेत्र का विधानसभा में, और चौधरी देवीलाल से लेकर के
ओम प्रकाश चौटाला जी और ये खुद अभय सिंह चौटाला जब जब सरकार रही तब तक, यानी कि इनके हाथ में ताकत रही। जब इनकी सरकार है ताकत तो निश्चित रूप से ये परिवार की जो पार्टी है उसमें अपने पास रहती है। एक लोकतंत्र में एक हम देखते आ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा एलनाबाद क्षेत्र की जनता को आपके माध्यम से कि आप लोग 2005 का चुनाव था उसके बाद से सीधी सीधी सत्ता से आप लोग बाहर हैं। आप लोग का जो प्रतिनिधि अभय सिंह चौटाला या कोई दूसरा व्यक्ति जो भी क्षेत्र से डिलिमिटेशन से पहले डिलिमिटेशन के बाद चुन करके गया, अपनी चौधर की तो बात की, एलनाबाद क्षेत्र की जो जनता है वहाँ का जो मतदाता है उसकी चौधर की बात कभी नहीं की। ऐसा पहला मौका आया है कि इस उपचुनाव के अंदर एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक की चौधर की बात है। ये उसको इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए और अगले 3 साल के लिए सत्ता के अंदर भागीदारी यहाँ के क्षेत्र की हो, सीधी सीधी हो, ताकि यहाँ का जो विधायक चुन करके जाए केवल प्रदेश के लिए बड़ी बड़ी बातें ना करे, बल्कि जो वस्तु स्थिति है, आम आदमी को जिन चीज़ों की जरूरत और जो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव गरीब किसान के लिए करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, उनका लाभ ठीक प्रकार से आम आदमी तक पहुंचे, ये सुनिश्चित हो। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक तगाजा है कि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता हमारे प्रत्याशी को, भाई गोविंद जी को जिता करके भेजे, गठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके भेजे। मैं तो यही बातें कहना चाहूंगा, इस बात का तकाजा है। बाकी तो यहाँ के क्षेत्र की जनता क्या करेगी ये भविष्य की बात है। ठीक है, ठीक है ना, वो तो पब्लिक और हम लोग क्या कहेंगे वो जब परिणाम आएगा, परिणाम आने से पहले क्या मैं तो पहले से ही बता रहा था, कुछ मैं मदद कर रहा था कि एक स्टेटमेंट नंबर 1 पता है, 2 3 ये तो हमें भी पता है, लेकिन ऐसी कुछ ऐसा कुछ पहले कहना मैं समझता हूँ, ऐसा कुछ पहले कहना एलनाबाद क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा। इसलिए पहले कुछ नहीं, एलनाबाद क्षेत्र की जनता के सम्मान को देखते हुए वो जो फैसला सुनाएगी उस फैसले के आधार पर आपसे बात करेंगे। लोकतंत्र में तो जो जनता जनार्दन का फैसला है वो सर माथे है। कोई अगर उस पे इफ एंड बट करता है तो ये लोकतंत्र के साथ गद्दारी है। मैं तो ये सिर्फ समझना चाह रहा था कि एलनाबाद बाई इलेक्शन को किस रूप में देखूं। मतलब मैं तो छोटा सा आदमी हूं, आप लोगों से कुछ सीखता रहता हूं। ये रेफरेंडम किसान मूवमेंट पे होगा, ये रेफरेंडम वर्तमान सरकार जो 2 साल से है प्रदेश में, ये और इत्तेफाक देखिए कि वही समय है जब 2 साल पूरे हो रहे हैं और 27 अक्टूबर और 4 मतलब नवंबर में बहुत दूर भी नहीं है, मतलब मिठाई उठाई कुछ ऑर्डर वॉर्डर। तो मैं ये सोच रहा था कि इसको किस रूप में मुझे पढ़ना चाहिए एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट। देखिए, आप पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं और हम भी पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं। आप सबसे सीखते हैं और हम भी सबसे सीखते हैं और आपसे भी बहुत कुछ सीखते हैं जी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें एक मुद्दा नहीं है, किसानों का मुद्दा है, अपने स्थान पे है। यहाँ के क्षेत्र की जो जनता है उसको सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी वादा के मिले, और वो लाभ भी मिले जो सरकार की एक योजनाएं होती हैं वो तो सरकार के एक समयबद्ध सीमा है उसमें लागू होनी होती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के आने में, जिन योजनाओं परियोजनाओं को लेकर के आने में चुने हुए प्रतिनिधि का एक अपना रोल होता है। वो बात भी इस क्षेत्र की जनता को देखनी है। यानी कि यहाँ के क्षेत्र की जनता का जो विकास का, डेवलपमेंट का मुद्दा है वो भी इन लोगों ने देखना है। और एक सबसे बड़ी बात ये भी देखनी है कि वो पूरे क्षेत्र की जनता की चौधर की बात होती है, एक व्यक्ति की चौधर की बात होती है। ये सब मुद्दे यहाँ के इस चुनाव के अंदर रहेंगे और ये समय बताएगा कि इन सब मुद्दों के ऊपर जनता आगे बढ़ती है या कोई विशेष मुद्दा इसके ऊपर हावी पड़ता है, क्योंकि ये तो 30 तारीख के मतदान के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ क्षेत्र की जनता के पास एक बहुत बड़ा सुनहरी अवसर है कि सालों साल के बाद, 17 साल के बाद सत्ताधारी जो पार्टी है यानी कि सत्ता है उसमें साझेदारी करने का है। हम तो यही अपील करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और बराला साहब है, मैंने 3-4 ऑप्शन दिया था कि क्या हो सकता है, लेकिन आप तो जानते हैं बराला साहब को, कुछ बोलेंगे नहीं।
लेकिन ये चुनाव है महत्वपूर्ण और बहुत गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं। इसमें अभय सिंह चौटाला के चौधर और INLD का भविष्य, ये दोनों टीका है। JJP वालों के लिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कई बार कहते हैं कि कर्ज लेकर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, कर्ज नीचे ही चुका देना चाहिए। तो बिल्लू चाचा का कर्ज है भतीजों पर, वो भी एक मसला है। स्पीड ब्रेकर बनाने में भले ही फ्रंट पे खुल के ना रहो, लेकिन उनके जो शिष्य और चेले हैं वो मैदान में हैं। कांग्रेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि बड़ौदा चुनाव तो हुड्डा साहब लड़ रहे थे, अब ये एलनाबाद शैलजा जी के खाते में है, तो परफॉर्मेंस क्या होता है ये उधर भी जज करना है, क्योंकि आगे जो लड़ाई होने वाली है कांग्रेस में इस चुनाव के नतीजे बताएंगे। एक जींद का चुनाव हो चुका था बाई इलेक्शन, उसमें पहलवान आए थे कैथल से रणदीप सुरजेवाला, बड़ौदा उपचुनाव में हुड्डा साहब और इस उपचुनाव में यानी एलनाबाद में शैलजा जी। तो ये वहाँ भी एक लड़ाई है। चुनाव सिर्फ एक मायने में उसके रिजल्ट्स को नहीं पढ़ा जा सकता है, हर पार्टी में उसके रिजल्ट्स होते हैं और हर पार्टी का कुछ ना कुछ एजेंडा होता है। लेकिन ये ठीक है, जीत गए तो बराला साहब जिंदाबाद, हार गए तो कांडा हाय हाय। बहुत बहुत शुक्रिया। यही चुनाव है और यही चुनावी गणित है और यही पॉलिटिक्स है और यही पॉलिटिक्स वाला इश्क है। बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में इसी महापंचायत में एक और मेहमान को लेकर के आएंगे। आज लगातार उन लोगों को इस महापंचायत में लेकर के आएंगे जिनका इस चुनाव में सीधा सीधा वास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार देखते रहिए जनता टीवी और एक छोटे से इंतजार के बाद इस महापंचायत में एक और मेहमान। बहुत बहुत शुक्रिया।